हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि है क्लास 10th का चैप्टर 2। आपको बहुत अच्छे से पता है चैप्टर 1 हो चुका है हमारा। जिसको नहीं पता है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो पहली बात तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके अलावा जाके एक बार चेकआउट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हमने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लेक्चर्स। आप अगर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें पूरा कंटेंट हमने करा है जो कि NTSC और NSCJS किसी भी एग्जाम के लिए आपका काम आ सकता है, और CBSE तो उसमें कवर है ही। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको 10th की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा 9th का कंटेंट भी आपके पास, आप जाके देखेंगे बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी चैनल के ऊपर वेद साइंस फाउंडेशन पे। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि सेकंड चैप्टर क्लास 10th ऑफ केमिस्ट्री। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ एस्पेक्ट से, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो बोर्ड्स में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ से डायरेक्टली 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर NTSC में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से 1-2 तो डायरेक्ट होते हैं, एक थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे, मतलब मैक्सिमम मान सकते हैं कि 3 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आते हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करें, NTSC में केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से 3 to 4, यानी कि अगर 3 तो फिक्स है, उसके बाद वेरी कर सकते हैं, 3 फिक्स है, इस चैप्टर से आते ही आते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि एसिड्स है, एसिड्स की इतनी सारी रिएक्शंस है, बेसिस की रिएक्शन है, सॉल्ट्स की रिएक्शन है। और बच्चों को क्या लगता है, यानी कि आप लोग को लगता है कि ये इतनी सारी रिएक्शंस और हम इनको रटेंगे, इतनी सारी याद कैसे रखें रिएक्शन। तो यही मेन दिक्कत आती है आपके सामने। तो आज हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि हम बिल्कुल भी चैप्टर नहीं रट रहे हैं, रिएक्शन नहीं रट रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की तैयारी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की तैयारी। क्योंकि ये जो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट केमिकल्स हम इसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जितने भी केमिकल हमारे पास प्रेजेंट है ऑलमोस्ट हम इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास मेजर यही कैटेगरीज होती है, एसिड होता है या बेसिस होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है, केमिस्ट्री की ही जब हम बात करें, केमिस्ट्री की ही शुरुआत करें, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो किस किस तरीके के थे, फिजिकल चेंजेस थे, केमिकल चेंजेस थे, कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज की जो क्लास में हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रही है, जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनको क्लासीफाई कैसे करें। अब हम इतने सारे कंपाउंड्स हमने देख लिए, इतने सारे केमिकल्स हमने देख लिए, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है आज का, चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये हम आज करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेसिस है या सॉल्ट है, यानी कि हाउ टू क्लासीफाई और हाउ टू आइडेंटिफाई। अब हम जब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करने जाते हैं बेटा जी, तो हमें पता होना चाहिए पहले। मान लो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट्स की 3 डिब्बा बना लिए और मैं आपको केमिकल दूंगी और आपको छांट के रखने हैं डिब्बों में अलग अलग। उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज उनको एक्सप्लेन करती है, और कैसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है एंड दिस थिंग इज सॉल्ट। ये कैसे हम बता सकते हैं, यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम किसी भी चीज़ को कैसे एसिड बेसिस या सॉल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे पास जितने भी केमिकल प्रेजेंट थे उनको सबसे पहले लेवोइजियर जो थे, लेवोइजियर जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, लेवोइजियर वाज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई द कंपाउंड्स इन द क्लास ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि इन 2 क्लासेस में डिवाइड किया था सबसे पहले लेवोइजियर ने बोला था कि भाई जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं, कुछ देख लेते हैं कैसे बोला था उन्होंने। तो सबसे पहले लेवोइजियर से पहले भी हमें जो पता था वो ये पता था एसिड जो होते हैं सार इन टेस्ट होते हैं, खट्टे जो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स में जो मिलते हैं, बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को था, बट लेवोइजियर ने सबसे पहले क्लियर किया था कि एसिड्स की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी। तो पहली चीज़ क्या थी, सार इन टेस्ट। तो एसिड्स कौन होते हैं भाई, जो भी जिनका भी टेस्ट सॉर होता है। ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ पता चलना शुरू हो गया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो मान लो हमारे पास बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है
और हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन एसिड है कौन बेस है। तो पहला जो चीज़ है वो क्या हो गई, अगर हम टेस्ट करके देख ले, बट क्या आप इतने सारे केमिकल्स को टेस्ट करने का रिस्क ले सकते हैं? मतलब आप चाहेंगे कि इतने सारे केमिकल्स आपके प्रेजेंट और आप सबको जाके टेस्ट करके आ रहे हैं? ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि केमिकल्स के साथ तो ये कभी कर ही नहीं सकते। उनका टेस्ट है होगा, बट हम टेस्ट नहीं करेंगे हर चीज़ को। तो हमारे पास और भी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखी है सारिन टेस्ट, बिटरिन टेस्ट। और दूसरी चीज़ जो है, एसिड्स को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेस, न्यूट्रलाइजेस बेस, बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और इसके लिए क्या होगा, न्यूट्रलाइजेस एसिड। तो दूसरी चीज क्या हो गई, मान लो हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो हमने एसिड बेस को पहचाना था, तो हमने एसिड्स को उठाया बेस में डाल के देखा, और एसिड को उठाया दूसरी चीज यानी कि एसिड में डाल के देखा, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, और एसिड में एसिड मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो क्या किया हमने, एसिड जो था उसको एक बार बेस में डाला और उसी एसिड को एक बार एसिड में डाला, तो देखा एसिड की बेस के साथ तो रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये तो आपको आता है। तो यहाँ पे देखा हमने एसिड कौन होते हैं, जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेम वे हमने रिपीट किया बेसिस के साथ, तो बेसिस कौन होते हैं, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यानी कि एक हमने टेस्ट का देख लिया, दूसरा हमने रिएक्शन का देख लिया। इसके अलावा देख लेते हैं क्या चीज़ है, एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी है, मान लो बेसिस नहीं है तो मेटल्स जो होते हैं ना उनके साथ कर सकते हैं। तो कोई भी एसिड अगर लेंगे वो मेटल के साथ ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसिड्स प्रोड्यूस, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस H2 गैस विद मेटल। यानी कि कोई भी मेटल के साथ जब हम एसिड को डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, है ना, कोई भी में, मतलब हम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, हमने पहली क्लास में मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली थी, और हमें पता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमें पता है जो रिएक्टिव मेटल्स है, यानी कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, है ना, याद है ना आपको, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जो भी मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होंगे। तो उनके साथ यहाँ पे जो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। यानी कि आपने क्या किया, मेटल लिया, उसके ऊपर एसिड डाल के देखेंगे, अगर गैस रिलीज हो रही है तो क्या बोलेंगे आप उसको कि ये चीज़ मेटल, ये चीज़ एसिड है। यानी कि एसिड को पहचानने की तीसरी चीज़ भी हमने देख ली। ऐसे यहाँ पे क्या पहचान सकते हैं हम बेसिस के केस में, दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी इन टच। अगर हम टच करके देखेंगे तो बहुत ही स्लिपरी होते हैं, जस्ट लाइक सोप, सोप जैसा होता है। ठीक है, तो हमें वहाँ से भी पता चल सकता है कि ये बेसिस हैं। तो यहाँ पे लेवोइजियर जो थे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी थी कि एसिड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, बेसिस कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब हम क्या करते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं बेटा जी, कि कैसे एसिड और बेसिस को अलग अलग थ्योरीज जो हैं डिफाइन करती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे पता चल गया। अब क्या है, रीजन्स आते हैं। पहले क्लासिफाई किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, अब उसके पीछे के रीजंस आएंगे, लोग अपना लॉजिक देने शुरू करेंगे कि क्यों ये एसिड है, क्यों ये बेस है ना। तो वहां से शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि थ्योरीज क्या क्या है एसिड्स को और बेसिस को पहचानने के लिए। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्ट्स को भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरी साथ में एसिड और बेसिस का कंपैरिजन करती है बेटा, ये सॉल्ट्स एक अलग कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस जब हम करते हैं तो जो फर्स्ट थ्योरी आती है वो आती है आर्हेनियस, आर्हेनियस थ्योरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कैसे है इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो बचती है वो बाकी की थ्योरीज एक्सप्लेन कर देती हैं, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं आर्हेनियस थ्योरी क्या है। आर्हेनियस थ्योरी ने, आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले बताया था एसिड्स के जो बिहेवियर है उनका रीजन, कि एसिड्स के कौन होते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा एसिड्स आर द स्पीशीज विच डिसोसिएट्स टू गिव H+ आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन। यानी कि इसकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन, यानी कि
कोई भी एसिड जब हम लेंगे और वो डिसोसिएट होगा, यानी कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, जब भी हम आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ेंगे हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, बिकॉज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड्स। जो भी हम यहाँ पे डील करेंगे, जिस भी कंपाउंड से डील करेंगे, यानी कि एसिड से अगर डील किया है तो यानी कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड, तो दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या कहता है आर्हेनियस, इन्होंने कहा एसिड्स आर द स्पीशीज विच डिसोसिएट्स, यहाँ पे डिसोसिएशन कंपल्सरी है, देखो जो भी चीज़ डिसोसिएट होगी उसी को हम आर्हेनियस एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखो हमारे पास एसिड्स, नेचर में एसिड प्रेजेंट है, नेचर में बेसिस प्रेजेंट है। एसिड और बेस पहले आए थे, उनकी बाद की थ्योरीज जो उनको एक्सप्लेन करते हैं वो बाद में बनी थी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कोई एक थ्योरी हर एक एसिड को डिसाइड कर सके कि ये एसिड जो है ये आर्हेनियस एसिड है, या ये जो एसिड है ये एसिड क्यों है, इसका रीज़न बता सके। हम कुछ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा दूसरी थ्योरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डिसोसिएशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या है, एसिड्स आर द स्पीशीज, एसिड्स आर द स्पीशीज which dissociates in presence of water, हमने यहाँ पे वाटर लिया है, सॉल्वेंट हम ले सकते हैं कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव H+ आयंस। तो यानी कि बात यहाँ पे कहाँ पे आके रुक गई कि सबसे पहले जो चीज़ है वो एसिड्स को होना चाहिए कि डिसोसिएट करें। अगर वो डिसोसिएट करते हुए, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एसिड्स कौन होते हैं, जो डिसोसिएट करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कब ब्रेक होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में अगर उनको लेते हैं तो वो ब्रेक कर जाते हैं और क्या प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड H+ आयंस। तो यहाँ की इस थ्योरी की मेन बात क्या थी कि इन्होंने कहा था कोई भी स्पीशी जो ब्रेक कर जाए, डिसोसिएट कर जाए इन एक्वस सोल्यूशन और वो डिसोसिएट करके H+ प्रोवाइड कर रही है, देन दैट स्पीशी इज कॉल्ड एसिड। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ से कर लिया। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एसिड कौन कौन होते हैं और कैसे उनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे एक एसिड है HCl, तो जैसे ही उनका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया तो ये ब्रेक हो गया H+ + Cl-, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर की प्रेजेंस में दिस H+ इज गिवन आउट, यही तो वो चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी एसिड ने क्या दिया था हमें, H+, एसिड ने डिसोसिएट होकर H+ दिया, बट जो H+ है वो क्या है, अनस्टेबल स्पीशी, कोई भी चार्ज स्पीशी जो है वो अनस्टेबल रहती है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशी स्टेबल रहती है, चार्ज स्पीशी थोड़ा अनस्टेबल रहती है। तो ये जो स्पीशी है H+, इट कंबाइंस विद H2O, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है इसका। कोई भी चार्ज के चारों तरफ जब सॉल्वेंट आ जाता है उसका तो सॉल्वेशन बोलते हैं, और जब वो सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे। यानी कि क्या बोल रही हूँ मैं कि ये जो चार्ज था ये अकेला घूम रहा था, बट ये चार्ज कैसा है, H+ है। ठीक है, अकेला घूम रहा था, तो क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है बेटा जी, वाटर जो हमारे पास है वो क्या होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या है, पोलर का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये जो है ये मैंने बनाए हैं सिंबल, इनको बोलते हैं डेल्टा। ये है डेल्टा और ये बताता है पार्शियल चार्ज को। इसका मतलब क्या है कि वाटर देखने में तो न्यूट्रल है, बट अगर उसमें देखेंगे तो थोड़े चार्जेस हैं, उसमें थोड़े पोल्स क्रिएट हो रखे हैं, यानी कि वाटर में दोनों पोल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर के सोल्यूशन में H+ आता है तो वाटर के पास तो दोनों पोल्स है, दोनों चार्जेस है, तो वाटर कहाँ से इसको सराउंड करेगा, अपने नेगेटिव साइड से। तो वाटर की नेगेटिव साइड क्या है, ऑक्सीजन। वाटर V शेप का होता है, ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी ये शेप ऐसी क्यों बनी है, बट ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जब H+ यानी कि अकेला कोई चार्ज घूम रहा होगा तो उसके अट्रैक्शन के लिए ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। और वो ऑपोजिट चार्जेस कहाँ से आए हैं, हमारे वाटर में पोल्स प्रेजेंट है, यानी कि वाटर में पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी। जो H2O है उसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव साइड में है और ऑक्सीजन नेगेटिव साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से इसको जोड़ लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा जो चार्ज था उसका हो गया हाइड्रेशन। क्या हो गया भाई,
उसका हो गया हाइड्रेशन। और अगर यहाँ पे सॉल्वेंट था, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन जो होता है एसिड को हम पानी में डाल रहे हैं तो पानी एक सॉल्वेंट हो गया, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर हम सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और ले लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सोल्वेशन। क्या बोलेंगे भाई, सोल्वेशन। तो ये कहते हैं कि जैसे ही हमने एसिड को पानी में डाला वो डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, अनस्टेबल स्पीशीज चार्ज जो है वो अलग हो गया। अब वाटर है उसके चारों तरफ, वाटर उसको क्या करेगा भाई, वाटर उसको सराउंड कर लेगा, जिसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, ये चीज़ों को मैं हटा दी हूँ यहाँ से। इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो H+ आया था हमारे पास, ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके ये बनाता है H3O+। क्या बनाता है, H3O+। तो अगर हम कहें कि एसिड्स कौन होते हैं, विच प्रोवाइड H+ आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो H3O+ आयन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि H+ अकेला तो स्टेबल होगा नहीं, H3O+ बना के स्टेबल हो जाएगा। अब क्योंकि मैं आपको सबसे पहले चैप्टर की पहली क्लास में बता चुके टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते, तो क्या आप हमें बताएंगे कि H3O+ जो है उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है और कैसे उस H2O ने इस H+ को स्टेबल कर दिया, H2O ने H+ को स्टेबल कर दिया। तो कोई तो बॉन्ड बना होगा ना उनके बीच में, है ना। मैंने बताया आपको बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे कौन सा बॉन्ड है। तो मैं पहले H2O दिखा देती हूँ। H2O इस तरीके से बनता है, जो कि आपको पहले भी पता है। यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब आपको पता है H2O के पास 2 पेयर भी पड़े रहते हैं, जो कि अनयूज्ड पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो गया, 1 इधर, तो यहाँ पे बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पे आ गया हमारा H+। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में ये H+ आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, तो वाटर क्या करेगा, अपना ये पूरा का पूरा पेयर उठा के इसको दे देगा, इसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, याद करो, ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, कराया था मैंने आपको पहली क्लास में, जब हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखेंगे इसको। और यहाँ पे क्या है, बन गया HOH और एक ये इस तरीके से H। और ऑक्सीजन ने जब डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये है भाई हमारा H3O+। इसमें ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर हेल्प करने के लिए दे दिया है हाइड्रोजन को, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बट इस तरीके के जो बॉन्ड बनते हैं जिसमें एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है भाई, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी लिखते हैं इसको, क्योंकि हो तो शेयरिंग ही रही है ना दोनों के बीच में, बट यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग है, एक ही ने शेयर किया। तो क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये है हमारा H3O+। तो पहला क्या था, आर्हीनियस ने कहा कि कोई भी स्पीशीज जब डिसोसिएट होकर H+ देती है, दैट इज कॉल्ड एसिड। और वो एसिड या तो आपको H+ की तरह लिख सकते हैं या आप H3O+ की तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होगा। क्या बोलते हैं H+ को, H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और H- होता तो क्या बोलते हैं उसको, H- बता दो जल्दी से क्या होगा, बताओ कमेंट करके, H- क्या होगा। अगर H+ जो है वो हाइड्रोनियम है तो H- क्या हो जाएगा, H- क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखते चलेंगे, धीरे धीरे इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की पहली बात। तो आर्हीनियस ने बता दिया एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ के डोनर होते हैं, ठीक है। और बेस क्या होते हैं, आर्हीनियस ने क्या कहा था बेस के बारे में, चलो देख लेते हैं। व्हाट आर बेसिस, अगर एसिड्स हम पूरा डिफाइन कर चुके हैं तो बेसिस क्या है, आर्हीनियस ने क्या बोला था बेसिस के बारे में, आपको पता है तो कॉमेंट करके बताएंगे, आपको पता है तो कॉमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे बेसिस, एसिड्स के बाद क्या आएगा, बेसिस। और बेसिस आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच लिबरेट्स या व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव OH- आयंस। तो बेसिस क्या होगा, व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव OH- आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जस्ट लाइक एसिड, जैसे एसिड डिसोसिएट होते हैं, H+ डोनेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे बेसिस जो है वो डिसोसिएट करके OH- डोनेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिस क्या है, बेसिस आर द स्पीशीज, bases are the species
विच डिसोसिएट, अगेन क्योंकि ये थ्योरी ही डिसोसिएशन पे बेस्ड है, विच डिसोसिएट्स टू गिव OH minus ions in their aqueous solution, in their aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, आपको 9th क्लास में अच्छे से कराया गया था। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड या कोई भी कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस हम लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और जब सोल्यूशन बनता है तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि अगेन हम वाटर की ही बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताइए कोई भी, इसका एग्जाम्पल बताएंगे कोई भी, जैसे कि है NaOH। NaOH एक बेस है, इसको जब भी हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस, और द मोमेंट इट रिलीजेस OH माइनस वी कॉल इट एज बेस, वी कॉल इट एज बेस। तो हमारे पास ये बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एसिड और बेस क्लियर है। अब हम एक देख लेते हैं कि एसिड और बेसिस को किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई भी किया गया है। जैसे कि एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो हमने लिखा एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, ये यहाँ से आपको बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर हमें आर्हीनियस पता है तो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। कैसे डिसाइड करते हैं हम कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो क्योंकि ये थ्योरी पूरी बेस्ड है हमारे डिसोसिएशन पे, तो जो भी एसिड एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जितने H+ उसके पास थे पूरे के पूरे डोनेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि डिसोसिएशन पे बेस्ड है, जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है। तो हमने जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी तो क्या की, हम मान लो HCl लेते हैं और वो HCl एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक हो जाता है H+ आयंस, H+ आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस, दो आयंस में ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल HCl की बात करी थी, 10 मॉलिक्यूल HCl की बात करी थी, तो पूरा का पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन जब हो जाता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कि यहाँ पे 10 H+ हो गए होंगे और 10 Cl-। ये तो समझ में आया ना आपको कि 10 HCl थे, मान लो आपके पास 10 पेन्स थे और 10 पेन को आपने उसकी कैप से अलग कर दिया, तो आपके पास कितने पेन की बॉडी बचेगी और कितने कैप बचेंगे, क्या बचेंगे, जितने पेन आपने पूरे लिए थे उस पेन की कैप अलग करी है तो 10 कैप्स हो जाएंगे और 10 पेन्स होंगे आपके पास। पेन भी 10 होंगे और 10 उनकी कैप होगी अगर आपने 10 लिए थे। तो उसी तरीके से अगर 10 HCl आपने लिया है और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5-5 हो जाएंगे, नहीं, क्या होगा यहाँ पे, जितने लिए थे उसी के तो दो टुकड़े किए, तो क्या हो जाएगा, अगर आप 10 कोई भी चीज़ लेंगे उसका अमाउंट 10 है और उसको ब्रेक करेंगे, बीच में से 2 कर देंगे तो 20 स्पीशी बनेंगी आपके पास। तो वही तो हुआ 10 से 20 स्पीशी। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन, जितने H+ उसके पास थे पूरे के पूरे दे दिए उसने, ठीक है। अब बात करते हैं वीक एसिड किसको बोलते हैं। तो वीक एसिड किसको बोलते हैं, जब भी कोई केमिकल यानी कि कोई भी सब्सटेंस पूरा ब्रेक नहीं होता, जितना उसको डिसोसिएट होना चाहिए था उतना वो डिसोसिएट नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे डिसोसिएट होके देगा आपको CH3COO- प्लस H+। अब कोई मेरे को जल्दी से बता देगा, जो सारे लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहा है वो बताएगा मुझे कि ये यहाँ पे ऐसी एरो क्यों लगी है और यहाँ पे ऐसी एरो क्यों लगी है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम डायरेक्टली एक एरो लगा देते हैं और वीक एसिड में हम रिवर्सिबल एरो लगाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो जिसको नहीं पता है वो जाके फर्स्ट चैप्टर जो हमारा उसकी रिएक्शंस उसके टॉपिक्स जाके चेकआउट करेंगे, वहाँ पे हमने कराया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, लास्ट का ही कोई टॉपिक होगा उसमें देखेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल क्या होता है, जब यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ टाइम के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे वो वापस से मिलके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या था, जिसको नहीं पता जाके वीडियोस देखेंगे। रिवर्सिबल क्या होता है, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, वो जो प्रोडक्ट बने थे वो वापस कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कभी भी
पूरा का पूरा एसिड ब्रेक होके अपने आयंस देगा? नहीं देगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो जो आयंस टूटे थे वो वापस मिलेंगे और वापस से पूरा एसिड बन जाएगा। तो ये है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या होता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट ब्रेक करके प्रोडक्ट बना दिया 100%, ठीक है, और वो प्रोडक्ट वापस कंबाइन करके कभी भी रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? जब भी हम एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की बात करते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज में हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करते हैं, वो एक ही चीज है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? इरिवर्सिबल, और वीक एसिड क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेट्स से हमने अगर 10 लिए थे तो यहाँ पे उसके 8 ही मॉलिक्यूल्स मिले और ये 8 ही मॉलिक्यूल्स मिले, यानी कि 10 लिए थे शुरुआत में, इसके 0 थे, उसके बाद यहाँ पे 10 के बाद 2 बच गए हैं और इसके 8 फॉर्म हो गए हैं, इसके भी 8 फॉर्म हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट जो है ब्रेक नहीं हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बच गया है। तो ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनको हम बोलते हैं कि ये वीक एसिड है। क्लियर है यहाँ से आपको? वीक एसिड क्लियर है। अब ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेस देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने एग्जाम्पल देखा NaOH का। NaOH जब भी वाटर में डाला जाता है तो यहाँ पे इरिवर्सिबल वाली एरो लगेगी प्लस OH-, तो उसने OH- दे दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट जब हम वीक बेस की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? NH4OH की। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे रिवर्सिबल एरो लगेगी क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो यहाँ पे बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये हो गई आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते, बेसिस कौन होते, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा और वीक एसिड कौन सा होगा। सेम वे में स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस कौन से होंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, जो किसकी थ्योरी है? ब्रॉन्स्टेड की, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बात करते हैं। आर्हीनियस थ्योरी क्लियर हो गई आपको? कमेंट करके बताएंगे क्या आपको आर्हीनियस थ्योरी बिल्कुल क्लियर है? आपके जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक में, NCERT में जो एसिड बेस की डेफिनेशन दी है बेटा जी, वो आर्हीनियस की ही डेफिनेशन दी है। बट हम सारी थ्योरीज एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी, ठीक है। सेकेंड जो थ्योरी है हमारी वो क्या है? ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी थ्योरी। तो ये क्या कहते हैं? इनका मानना है कि एसिड जो स्पीशी होती हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंस which donate H+ and bases are the substance which gains H+, यानी कि दोनों चीज़ों को उसने H+ से ही डिफाइन कर दिया है ब्रॉन्स्टेड ने। तो यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या है? एसिड्स क्या है? these are the substance which donates H+ आयंस। और बेसिस क्या था भाई? बेस कौन थे? These are the substance which gains H+ आयन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने H+ आयन के ऊपर बेस्ड होके एक्सप्लेन किया है। एसिड्स कौन होते हैं ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग? जो H+ डोनेट कर देंगे, और बेसिस कौन होते हैं? जो H+ गेन कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, उसके ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो देखेंगे एसिड्स के एग्जाम्पल। आपको बहुत अच्छे से पता है, एसिड तो इतनी देर से आप देख ही रहे हो, एसिड तो वही है। अगेन HCl जैसे आपने लिया तो इसने डिसोसिएट होके दिया H+ एंड Cl-। तो ये क्या हो गया? भाई ये एसिड हो गया। और बेस क्या हो गए? यहाँ पे बेस भी देख लेते हैं। तो बेस क्या हो गया? बेस हो गए जैसे कि मान लो अमोनिया है, उसने H+ एक्सेप्ट करके बना लिया है NH4OH, बना लिया है इसने NH4 पॉजिटिव, बना लिया है NH4 पॉजिटिव। तो उसने क्या कहा कि H+ इसने डोनेट किया वो एसिड और गेन किया वो बेस। तो ये तो एक दूसरे के रिवर्स हो गए ना। तो देखते हैं, अगर मान लो कोई एक एसिड जो H+ डोनेट कर देता है, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? मान लो HCl था, एक एसिड था, ठीक है। तो ये जैसे ही अपना H+ निकाल देगा तो जो बची हुई चीज है, H+ के बाद जो बची हुई चीज है, उसको बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस। तो मतलब जब भी हम ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी की बात करेंगे तो कोई भी एसिड जब अपना H+ डोनेट कर देता है तो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस।
बेस क्यों बोला मैंने, एसिड को कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये Cl माइनस वापस से H+ गेन करके वापस से एसिड बना सकता है। तो द मोमेंट इट विल एक्सेप्ट H+, तो वो क्या हो जाएगा, बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने कहा था ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद जो बचा अगर वो वापस से गेन करता है तो क्या हो जाएगा, वो बेस होगा ना। तो इसीलिए कोई भी एसिड जब अपना H+ डोनेट कर देगा, यानी कि एसिडिक बिहेवियर दिखा देगा, तो बची हुई स्पीशी उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द H+ आयंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें हमने किया NH3 है, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो NH4 पॉजिटिव बन गया। ये क्या है, अब ये है बेस, क्योंकि मैंने इसको बेस की कैटेगरी में रखा है, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, H+ एक्सेप्ट करके इसने बना दिया NH4 पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट, ये हो गया भाई कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोला मैंने अब इसको, क्योंकि अब ये NH4 पॉजिटिव जो है ये अपना H+ लूज कर सकता है, एंड द मोमेंट इट विल लूज इट्स H+ आयन इट विल बी अ एसिड। तो ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड में हमने क्या सीखा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं जो H+ गेन करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। इसीलिए जब भी कोई एसिड अपना H+ डोनेट करेगा इट विल एक्ट एज, जो बची हुई चीज़ है वो होगा कॉन्जुगेट बेस, और जब भी कोई बेस H+ एक्सेप्ट करेगा तो बनने वाली जो चीज़ होगी वो होगी कॉन्जुगेट एसिड। इस तरीके से हम ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी और आर्हेनियस का कंसेप्ट एसिड और बेस का सीख चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहले आपको करना है जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, जिसका लिंक है @Ved Sciences, जहाँ से आपको इन सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट मिलेंगे। यहाँ से आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका असाइनमेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो को जाके शेयर करो।